हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग के ऊपर होने वाला है, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आखिर कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, लर्निंग पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चार यहाँ पे जो है फैक्टर लिए हैं, कारक लिए हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इसमें विद्यार्थी से संबंधित कारक, मतलब ऐसे फैक्टर जो स्टूडेंट से संबंधित हैं उनको हमने अलग किया है। नेक्स्ट है शिक्षक से संबंधित कारक, ऐसे कारक जो हमारे लर्निंग को अफेक्ट करते हैं या लर्निंग पर प्रभाव डालते हैं, वो शिक्षक से संबंधित भी हो सकते हैं। उन कारकों को हमने शिक्षक से संबंधित कारकों के अंतर्गत रखा है। थर्ड है विषय वस्तु से संबंधित कारक और जो लास्ट है वो है वातावरण से संबंधित कारक। ठीक है, तो यहाँ पे चार जो है टाइप्स के हमने जो है इनको डिवाइड किया है 4 टाइप्स में। फर्स्ट को देखेंगे। फर्स्ट है हमारा विद्यार्थी से संबंधित कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट है इसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मतलब यदि किसी विद्यार्थी का जो है या जो भी छात्र है या छात्रा है जो कक्षा में पढ़ रहा है, ठीक है, अगर उसका शारीरिक स्वास्थ्य अगर सही है तो वो पूरे अच्छी तरीके से जो है अधिगम कर पाएगा या कुछ सीख पाएगा। ठीक है, उसमें रुचि वो ले पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर उसके बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो उसे परेशान कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि उसका प्रॉपर जो है पूरा ध्यान जो है उस अधिगम में या उस सीखने में उस नहीं लग पाएगा। तो इस ये क्या है कि शारीरिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। सेकंड है मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि मेंटल हेल्थ। ठीक है, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे कि एक प्रॉपर एक कार्य को करने के लिए हमारा जो है शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही प्रॉपर ढंग से कार्य कर रहे हों, ऐसा जरूरी है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज अगर अनप्रॉपर है, ठीक है, तो वो क्या है, अफेक्ट करता है हमारे अधिगम को। तो यहाँ पे क्या है, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना आवश्यक है, किसी भी अधिगम के लिए जरूरी माना जाता है। ठीक है, तो ये भी अफेक्ट करता है अगर ये सही नहीं है तो। थर्ड है बुद्धि स्तर। ठीक है, यानी कि किसी भी बालक का जो है बुद्धि स्तर क्या है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि सभी बालकों में जो बुद्धि स्तर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, कोई अधिक प्रतिभाशाली होता है, कोई मंद होता है, ठीक है, इसी तरह से कोई मूर्ख होता है। तो उसी के हिसाब से जो है वो अधिगम करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है या ये भी एक कारक है जो कि छात्र या छात्रा के अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब उस पर इफेक्ट करता है। ठीक है, जिस बच्चे का अच्छा बुद्धि स्तर होगा तो वो जल्दी ग्रैब कर पाएगा, उसी तरीके से जिसका कम होगा तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो थर्ड था यहाँ पर बुद्धि स्तर। नेक्स्ट है यहाँ पर सीखने की इच्छा। ठीक है, मतलब किसी भी छात्र या छात्रा के अंदर सीखने की इच्छा कैसी है। ठीक है, जो भी चीज वो जो है शिक्षक सिखा रहा है या कहीं से भी वो अधिगम कर रहे हैं, कुछ भी चीज वो सीख रहे हैं, तो उसको सीखने का उनका मन है या नहीं है, उनकी इच्छा है या नहीं है, उसी तरीके से वो जो है उस चीज को सीख पाएंगे। तो यहाँ पे सीखने की इच्छा होना भी जरूरी है किसी भी अधिगम के लिए, तो ये भी एक प्रॉपर फैक्टर माना जाएगा। नेक्स्ट है बालक की क्षमता। ठीक है, मतलब बालक जो है या फिर जो भी छात्र या छात्रा है उसकी क्षमता है या नहीं है। ठीक है, उस अधिगम को लेने लायक उसकी क्षमता है या नहीं है, तो ये भी एक फैक्टर माना जाएगा इस जो है विद्यार्थी से संबंधित कारक के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रुचि, यानी कि इंटरेस्ट। ठीक है, वही है कि बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है, जो भी चीज प्रॉपर चीज उसे सिखाई जा रही है उसमें उसकी रुचि है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसे लर्न करने के लिए, यानी कि उस चीज को सीखने के लिए उसको ये चीज आवश्यक है कि उसका उस जो भी चीज वो सिखाई जा रही है उसमें मन हो उसे सीखने का। ठीक है, तो यहाँ पे रुचि होना बहुत आवश्यक है किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी प्रकार के अधिगम के लिए। ठीक है, मतलब वो अधिगम तभी कर पाएगा जब उसकी रुचि होगी उस चीज को सीखने में। और जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर विद्यार्थी से संबंधित कारक के अंतर्गत है वो है अभिप्रेरणा का स्तर, यानी कि मोटिवेशन लेवल।
ठीक है, किस तरीके का मोटिवेशन लेवल बच्चे के अंदर है, यानी कि प्रत्येक बालक को सीखने की जो एक प्रक्रिया होती है उसमें अधिक से अधिक प्रेरणा का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, जिससे बालक क्या है उस कार्य के प्रति प्रेरित किया जा सके बालक को, ठीक है, कि मतलब ये कार्य उसे करना ही करना है, इस तरीके से उसे प्रेरित किया जाएगा, ठीक है, उसे मोटिवेट किया जाएगा। अगर वो अच्छा कार्य है तो उसे मोटिवेट करा जाए छात्र को कि ये कार्य आपको करना ही करना है, इससे आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही लाइफ में मिलेगा। तो मोटिवेशन लेवल, जो मोटिवेशनल लेवल है वो भी जो है एक फैक्टर माना जाएगा यहाँ पे विद्यार्थी से संबंधित कारक के अंतर्गत, ठीक है, जो कि हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पर शिक्षक से संबंधित कारक, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टीचर से संबंधित हैं, वो हमने यहाँ पे लिए हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, मतलब शिक्षक की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि शिक्षक का अगर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सही है तभी वो एक प्रॉपर ढंग से जो है अधिगम करा पाएगा छात्रों को, ठीक है, वो टीचिंग करा पाएगा। तो यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य होना जितना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है उससे कई ज्यादा जो है वो शिक्षक के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि तभी वो एक प्रॉपर ढंग से अधिगम करा पाएगा। नेक्स्ट है विषय से संबंधित ज्ञान, यानी कि जिस सब्जेक्ट का जो भी टीचर है उसे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी वो ठीक से अधिगम करा पाएगा बच्चों को, ठीक है। अगर उसे नॉलेज नहीं है तो ये एक कारण बन जाता है जिससे बच्चे अधिगम को ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो विषय से संबंधित ज्ञान होना भी बहुत ही आवश्यक है। थर्ड है समय सारणी का निर्माण करना, ठीक है, मतलब शिक्षक के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि उसे किस समय पे किस जो है अपने किस समय पे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, तो उसे एक प्रॉपर समय सारणी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उसे कठिन जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको एक साथ नहीं रखना चाहिए, जो भी जितने भी कठिन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, प्रॉपर ढंग से इस तरीके से तालमेल होना चाहिए कि कुछ जो है हार्ड सब्जेक्ट्स आगे हों, ठीक है, ब्रेक से पहले हों, कुछ बाद में रखे जाएं, ठीक है, ब्रेक से पहले ऐसे सब्जेक्ट रखे जाएं जिनमें बच्चे थोड़ा आलस दिखाते हैं ताकि उन्हें नींद ना आए, इस तरीके से जो है समय सारणी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर जैसे एग्जांपल यहाँ पे लेंगे कि ब्रेक के बाद अगर आप मैथ्स या फिर कोई इस तरीके का साइंस वाले सब्जेक्ट्स आप रख लेते हैं तो उसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि तब तक वो मेंटली और फिजिकली रूप से थक जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट को हमेशा ब्रेक से पहले और स्टार्टिंग में ही रखना चाहिए मॉर्निंग के टाइम पे, जिस समय उनका माइंड जो है फ्रेश रहता है। तो एक शिक्षक को समय सारणी का निर्माण करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक का व्यवहार, ठीक है, मतलब शिक्षक का व्यवहार किस तरीके का है ये भी अफेक्ट करता है हमारे अधिगम को, ठीक है, यानी कि शिक्षक किस तरीके से व्यवहार कर रहा है बच्चों के साथ, प्रेम से बात कर रहा है नहीं कर रहा है, डांट रहा है, मतलब किस तरह मारपीट कर रहा है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे ये जो है व्यवहार जो है उसका बिहेवियर अफेक्ट करता है अधिगम को, ठीक है, क्योंकि अगर डांटने वाले जो टीचर्स होते हैं उनसे जो है बच्चे डरने लग जाते हैं, ठीक है, वो थोड़ा बहुत भी अगर याद करेंगे तो डर डर के याद करेंगे, एकदम खुल के वो इस तरीके से याद नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षक का व्यवहार भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है शिक्षण पद्धति, मतलब कौन सा टीचिंग मेथड यूज करा जा रहा है टीचर द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षण मेथड टीचिंग मेथड जो है उसको भी इस्तेमाल करना आना चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है, क्योंकि एक जो प्रॉपर एक क्लास होती है उसमें हर एक बच्चे का अपना एक लेवल होता है, तो किसी बच्चे को जल्दी से समझ में आ जाता है, किसी को लेट में समझ में आता है, तो इस तरीके से ऐसी शिक्षण पद्धति का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे एक इवन मतलब सभी बच्चों को प्रॉपर थोड़ा थोड़ा मतलब सबको समझ में आ जाए, जिसको पूरा भी समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक द्वारा जो भी प्रयुक्त की जा रही है, जो भी प्रयोग में लाई जा रही है शिक्षण पद्धति, वो प्रभावी होनी चाहिए, वो मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए, ताकि जो अधिगम है उसे सफल बनाया जा सके। नेक्स्ट है यहाँ पे पढ़ाने की इच्छा, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि क्या होता है कई टीचर्स का जो है पढ़ाने का मन नहीं होता है, तो पढ़ाने की इच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे जब टीचर का पढ़ाने का मन होगा तभी जो है छात्र जो है ठीक से पढ़ पाएंगे या फिर सीख पाएंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। ठीक है, मतलब ऐसी शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए जो बाल केंद्रित हो। ठीक है, बच्चों के लिए आजकल की जो शिक्षा है वो प्रॉपर बाल केंद्रित मानी जाती है, क्योंकि वो बच्चों के लिए ही है। ठीक है, ऐसा ही एनवायरनमेंट या ऐसी ही शिक्षा दी जाती है जो बच्चे जिसमें अनुकूल महसूस कर पाए। तो आज के हिसाब से बाल केंद्रित शिक्षा पर जो भी शिक्षक बल देगा वो ही प्रॉपर ठीक तरीके से अधिगम बच्चों को करा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, होता है। ठीक है, जो कि हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शिक्षक का व्यक्तित्व, यानी कि शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है ये भी अफेक्ट करता है अधिगम को। ठीक है, मतलब उसका व्यवहार किस तरीके का है या फिर उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है। यहाँ पर जो है व्यक्तित्व की बात की गई है, यानी कि शिक्षक की पर्सनैलिटी की बात की गई है। ठीक है, वो किस तरीके की वेशभूषा में आता है, किस तरीके से बात करते हैं आपस में टीचर्स के साथ। ठीक है, किस तरीके से उनका जो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। तो जो भी शिक्षक है उसका जो उनकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, उनकी जो आदतें हैं, उनके जो जिस तरीके से वो बच्चों से या अपने कलीग्स, टीचर्स से, अदर टीचर्स से बात करते हैं, ये भी अफेक्ट करता है बच्चों को। ठीक है, और इस वजह से भी जो है बच्चों की रुचि बढ़ती है कि वो इन टीचर से पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक है, इन टीचर्स के तरह व्यवहार करें या ना करें। तो यहाँ पे क्या है कि ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षक का व्यक्तित्व भी अधिगम को प्रभावित करता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, तीसरा जो फैक्टर है वो है विषय वस्तु से संबंधित कारक। इसमें जो फर्स्ट है वो है विषय वस्तु की प्रकृति, मतलब किस तरीके का नेचर है सब्जेक्ट मैटर का। ठीक है, मतलब जो भी मैटर शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, अगर वो इजी है तो लगभग सभी बच्चे उसे ग्रैब कर लेते हैं, सभी बच्चे उसे आसानी से लर्न कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर जो है कठिन तरीका है टीचर का पढ़ाने का, या फिर जो भी उसके अंदर कंटेंट है वो टफ है, तो सारे बच्चे उसे ठीक से ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी छात्रों को सीखने में कठिनाई का जब अनुभव होता है, तो ये इसी चीज को क्या करना है, सरल बनाना है बच्चों के लिए। ठीक है, तो विषय वस्तु की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे, लगभग सारे ही बच्चे उसे सीख पाए। ठीक है, तो विषय वस्तु की प्रकृति भी एक कारक हो सकती है, एक फैक्टर हो सकता है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर विषय वस्तु का आकार। विषय वस्तु का जो आकार है उसकी मात्रा कैसी है। ठीक है, मतलब कितने हो सकता है उसमें कुछ ज्यादा ही मैटर हो। ठीक है, कुछ ज्यादा ही कंटेंट उसमें डाला गया हो बच्चों के लिए, तब भी बच्चे जो है ठीक से पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो जो भी विषय वस्तु है उसमें एक प्रॉपर ढंग से उतने ही क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें बच्चे जो है इंटरेस्ट ले पाए या उनको पढ़ पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर में जो है इतने क्वेश्चंस डाल दिए गए कि बच्चे क्वेश्चंस ही याद करते रह जाएंगे, फिर तो है ना, तो उनका ध्यान जो है आगे जो है अन्य अधिगम में नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या है कि जो विषय वस्तु का आकार है वो उनके लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरीके से उसे सीख पाए। नेक्स्ट है भाषा शैली। ठीक है, किस तरीके की लैंग्वेज यूज करी गई है विषय वस्तु के अंतर्गत, ये भी जो है एक फैक्टर माना जाता है। काफी टफ लैंग्वेज अगर यूज की गई है बच्चों के अकॉर्डिंग, तो वो उसे उस तरीके से पढ़ भी नहीं पाएंगे और ना ही वो उसमें आगे जो है इंटरेस्ट ले पाएंगे। ठीक है, तो इजी लैंग्वेज का यूज जो है बच्चों के लिए किया जाना चाहिए उनके लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इजी लैंग्वेज होगी तो वो पढ़ भी पाएंगे और उनका इंटरेस्ट भी रहेगा उस चीज में कि हाँ भाई हमें पढ़ना है या फिर हमें उसे लर्न करना है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर माना जाएगा। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। ऐसी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए पढ़ाते समय जिसे बच्चे सुन भी सकें और देख भी सकें। ठीक है, श्रव्य दृश्य का यहाँ पर प्रयोग किया गया है शब्दों का। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसी सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए जब भी जो है शिक्षक अधिगम करा रहे हो, अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, अनावश्यक भी नहीं डालना है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो बच्चों को ऐसी सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करके दिखाना चाहिए, प्रैक्टिकल करके उन्हें दिखाना चाहिए जिसे वो सुन भी सकें और देख भी सकें, जिससे उन्हें लर्निंग में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो सकेगा। लास्ट है इसमें रुचिकर विषय वस्तु। ठीक है, मतलब ऐसी विषय वस्तु का इस्तेमाल होना चाहिए उनके
उनके जो है सिलेबस के अंदर, ठीक है, जिसमें उनकी रुचि हो, ठीक है, मतलब रुचिकर विषय वस्तु का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ों पढ़ें उनको रुचि इंटरेस्ट उसमें पैदा हो सके, ठीक है, कि आगे इसमें किसी भी स्टोरी में जो है इस तरीके से इंटरेस्ट पैदा किया जाना चाहिए बीच में कि उन्हें एंड का वेट वो कर पाए, इंतजार उन्हें रहे कि मतलब हाँ इसमें आगे और क्या होगा इस स्टोरी के अंदर। तो रुचिकर विषय वस्तु होनी चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये भी एक जो है फैक्टर माना जाएगा अधिगम को प्रभावित करने के लिए। लास्ट पॉइंट है हमारा वातावरण से संबंधित कारक, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है वो है विद्यालय की स्थिति, मतलब स्कूल का जो स्टेटस है वो किस तरीके से है, स्कूल कैसे दायरे में बनाया गया है, ठीक है, वो ज़्यादा शोरगुल वाले इलाके में है या फिर शांत माहौल में है, ठीक है, उसके आसपास कोई ऐसा मतलब कुछ भी अदर कंपनीज फैक्ट्रीज ये तो नहीं है जिनसे शोर विद्यालय के अंदर आता हो, ठीक है, तो ये जो है स्कूल का स्टेटस माना जाता है कि ये भी एक कारक है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है। अगर विद्यालय किसी ऐसे भीड़ भड़ाक वाले इलाके में है, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे प्रॉपर ठीक तरीके से जो है अधिगम नहीं कर पाते हैं। वहीं पे अगर उसको एक प्रॉपर शांत माहौल मिलता है, ठीक है, एनवायरनमेंट के बीच में उसे एक माहौल मिलता है, शांत वातावरण में उसे अधिगम का मौका मिलता है छात्र को, तो वहाँ पे वो काफ़ी अच्छी तरीके से लर्न कर पाता है। तो विद्यालय की स्थिति भी एक कारक हो सकती है जो कि हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कक्षा का पर्यावरण या फिर वातावरण भी आप बोल सकते हो कि क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है, ठीक है, कक्षा में अनुशासन को रखा जा रहा है, बना के रखा जा रहा है या नहीं, गंदगी तो नहीं है कक्षा के अंदर, ठीक है, प्रॉपर डस्टबिन का यूज किया गया है या नहीं, बच्चों को प्रॉपर तरीके से बिठाया गया है या नहीं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो कि हमारे अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है, क्योंकि जब बच्चे ठीक से बैठे ही नहीं होंगे, ठीक है, कोई यहाँ बैठा है कोई वहां बैठा है, गंदगी करी हुई है, तो ये इससे भी जो है उनको अधिगम में परेशानी आती है। थर्ड है यहाँ पे पारिवारिक वातावरण, यानी कि उनका जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है, बच्चों के लिए यहाँ पे बात की गई है। कक्षा का वातावरण भी आवश्यक है, ठीक है, वहाँ उससे ज्यादा जो है पारिवारिक वातावरण भी आवश्यक है, ठीक है, कि उसके घर में जो है प्रॉपर ध्यान दिया जाता है या नहीं दिया जाता है बच्चे के घर में, ठीक है, कि बच्चे ने आज क्या पढ़ा, ठीक है, या क्या चीज वो सीख करके आया है। अगर उसके घर में झगड़े होते हैं तब भी वो अफेक्ट कर सकता है, वो ठीक से लर्न नहीं करता है ना, या फिर घर का वातावरण अगर अच्छा है तो वो अच्छी तरीके से जो है स्कूल आता है, अच्छी तरीके से लर्न करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि फैमिली एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा कारक है जो कि बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक वातावरण, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है या फिर साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ माना जाता है इसमें अधिगम को प्रभावित करने में, क्योंकि अगर छात्र का जो है अपना जो एनवायरनमेंट है वो अगर लोगों के साथ सही है या लोगों के साथ उसका जो व्यवहार है वो सही है, तो वो एक प्रॉपर अच्छी तरीके से जो है लर्न कर पाएगा, ठीक है, अधिगम अच्छी तरीके से वो कर पाएगा। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक वातावरण होना भी बहुत आवश्यक है किसी भी प्रकार के अधिगम को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो आई होप गाइज कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।